गुड इवनिंग एवरीवन, सबको बहुत बहुत नमस्कार। हर हर महादेव कह रही हैं मनीषा कुमारी, देवव्रत तिवारी जी कह रहे हैं गुड इवनिंग। आदर्श प्रजापति, गौरव, दीप्ति, खुशी, सदाफ आजमी, दीपक, दीप्ति, गंगा पुत्र, काजल, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आवाज साफ साफ आ रही है भाई? आप तक पहुंच रही है मेरी आवाज? हाँ। हिमानु, तनु गौतम, अंजलि वर्मा, खुशी, अजय, मीणा, सोनू कुमार, नमस्ते भाई, नमस्ते। एक बार बताओ ऑडियो वीडियो कैसी है? सही चल रहा माहौल एकदम? रंगारंग कार्यक्रम शुरू किया जाए आज का। श्री प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। डोली, अभिमन्यु, उमेश चौधरी, मधु कुमारी, मुस्कान, परवीन, चित्तरंजन, ज्योति, देवव्रत, उमेश, राजेश, प्रांशु, स्नेहाशीष, उमेश, गौरव, अतेंद्रा, दीप्ति, तरनोम, शिव प्रताप, लेखराज, सनी कुमार, इतने नाम काफी हैं भाई। बाकी जब हम क्वेश्चन पूछेंगे बाकी लोगों के नाम तब आ जाएंगे। तो जितने मैंने नाम बोले हैं इससे एक आपको आइडिया लग गया होगा कि ऑडियो की क्वालिटी कैसी है। अगर सब कुछ ठीक है तो हम आज का रंगारंग कार्यक्रम करते हैं शुरू। ठीक है? अच्छा, आज हम क्लास में एक्सीलरेशन त्वरण से स्टार्ट करेंगे। कल हमने क्लास में स्पीड वेलोसिटी की बात की थी। तो हमने आपको बताया था कि अगर आपसे कोई पूछे कि एवरेज स्पीड, औसत चाल, तो होती है दूरी बटे समय, औसत वेग एवरेज वेलोसिटी हम निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन समय, विस्थापन बटे समय। एक मैंने आपको बताया था कि स्पीड जो है इसके फॉर्मूले में दूरी बटे समय है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, विस्थापन बटे समय, इसे भी मीटर पर सेकंड में ही नापते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी आपको ये बताती है कोई वस्तु कितना तेज चल रही है और किस डायरेक्शन में चल रही है। तो इस तरह की बातें हम कल की क्लास में कर चुके हैं। अब मैं मान के चल रहा हूं कि आप सभी कल की क्लास पढ़कर आए हैं। ठीक है? तो सभी का चैट दिख रहा है? अच्छा, ऐसा होता तो नहीं है हमारे यहां सबका चैट दिखाई दे, क्योंकि प्राइवेट रहती है चैट ना। हो सकता आज हो गया हो। हम्म चैट वैसे प्राइवेट ही है, पब्लिक नहीं है। दिख रहा है क्या सबको चैट? चलो, चैट प्राइवेट ही है, नहीं दिख रहा है। अच्छा चलो, अब हमारे पास में एक क्वेश्चन के साथ हम आज की क्लास शुरू करेंगे। मान लो कि आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि स्थिर चार वाली एक वस्तु, एन ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट स्पीड। बेटा अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसकी स्पीड कांस्टेंट है, जिसकी चाल नियत है, स्थिर है, तो अगर किसी वस्तु की स्पीड कांस्टेंट हो, ना तो उसकी स्पीड बढ़ रही हो ना उसकी स्पीड घट रही हो, तो उसके बारे में आप इन चार में से क्या बातें बता सकते हैं? आपके पास में चार ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 28 करो, फिर हम एक्सेलरेशन को डिटेल में समझेंगे। करो ये। क्वेश्चन समझ पा रहे हो कि एक वस्तु है जिसकी स्पीड कांस्टेंट है, उसकी चाल नियत है, ना तो उसकी स्पीड बढ़ रही है ना घट रही है, तो आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। करो ये। देखो, एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी वस्तु की स्पीड कांस्टेंट है, अगर किसी वस्तु की चाल स्थिर है, और पूछ क्या रहा है, एक ऑप्शन में लिख रहा है कि वो ऑलवेज एक्सेलरेट करेगी अगर वस्तु की स्पीड कांस्टेंट हो। एक में कह रहा है कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेट नहीं करेगी। एक में कह रहा है कि माइट बी एक्सेलरेटेड, त्वरित की जा सकती है। एक में कह रहा है कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेग उसका नियत होगा। भाई एक चीज बताओ, मैंने कल आपको क्वेश्चन लिखवाया था कि अगर किसी वस्तु की स्पीड कांस्टेंट है तो ये जरूरी नहीं है कि उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। भाई वेलोसिटी, वेग में दो चीजें होती हैं। मैंने कहा था किसी वस्तु की वेलोसिटी तब कांस्टेंट होती है जब ना तो उसकी स्पीड बदले ना ही उसकी डायरेक्शन बदले। तो डायरेक्शन के बारे में तो कुछ बताया नहीं आपको।
अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। किसी वस्तु का वेग नियत तब होता है जब वस्तु की चाल और दिशा दोनों ना बदलें। अब स्पीड तो कांस्टेंट है, क्या पता वस्तु की डायरेक्शन लगातार बदल रही हो। अब यहां पे यह कि अगर किसी वस्तु की स्पीड कांस्टेंट है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब यहां देखो, अब एक चीज देखना बड़े ध्यान से कि अगर किसी वस्तु की स्पीड कांस्टेंट है, उसकी चाल जो है अगर स्थिर है, तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, त्वरण का मतलब है क्या। अगर कभी कोई आपसे क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं पेपर में और लिखा रहा है कि एक वस्तु त्वरित गति में है, एक वस्तु एक्सिलरेटेड मोशन में है, तो उसका मतलब पता क्या है। अगर कोई वस्तु त्वरित गति में एक्सिलरेट कर रही है तो उसके तीन मतलब हैं, या तो उस वस्तु की स्पीड बढ़ रही होगी, या उसकी स्पीड घट रही होगी, या उसकी डायरेक्शन बदल रही होगी। तो एक्सिलरेशन के लिए या तो स्पीड बढ़नी चाहिए, या स्पीड घटनी चाहिए, या फिर डायरेक्शन बदलनी चाहिए। अब इसने कहा कि स्पीड तो कांस्टेंट है, ना तो स्पीड बढ़ रही ना घट रही, लेकिन डायरेक्शन के बारे में तो कुछ नहीं बताया। हो सकता है कि डायरेक्शन बदल रही हो, तो डायरेक्शन का बदलना भी एक्सिलरेट करना ही है। तो किसी वस्तु की स्पीड कांस्टेंट है तब भी बेटा वो वस्तु एक्सिलरेट कर सकती है, माइट बी एक्सिलेटेड, हो सकता है कि उसकी दिशा बदल रही हो। पर लेकिन ए ऑप्शन क्यों गलत है, भाई स्पीड कांस्टेंट है, वो कह रहा है कि हमेशा ही एक्सिलरेट करेगी। नहीं भाई, स्पीड कांस्टेंट है, ना स्पीड बढ़ रही ना घट रही, हो सकता है कि डायरेक्शन भी ना बदल रही हो, तो फिर तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक में कह रहा कभी एक्सीलेट नहीं करेगी, वही स्पीड कांस्टेंट है, हो सकता है डायरेक्शन बदल रही हो, फिर तो एक्सीलेट करी जाएगी। यानी अगर किसी वस्तु की स्पीड कांस्टेंट है तब भी ऐसी संभावना है कि वस्तु त्वरित गति में हो, पर वो 100% ही त्वरित गति में होगी या 100% ही नहीं होगी, ऐसा नहीं आप कह सकते। तो जब भी आज के बाद आप ये शब्द सुने, त्वरण, एक्सीलरेशन, तो आपको दिमाग में तुरंत एक डायग्राम बनना चाहिए कि वस्तु एक्सेलरेट कर रही है तो कम से कम एक काम तो हो ही रहा होगा, या तो स्पीड बढ़ रही होगी, या स्पीड घट रही होगी, या फिर डायरेक्शन चेंज हो रही होगी। तो हो सकता है कि स्पीड ना बढ़ रही हो ना घट रही हो, लेकिन अगर डायरेक्शन बदल रही होगी तो यानी कि वस्तु फिर त्वरित गति में कहलाएगी। तो कितना तेजी के साथ डायरेक्शन बदल रही है वो भी एक्सेलरेशन ही है। तो इसका आंसर हमारा जो बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन। तो अब यहां पर हम एक्सेलरेशन को डिटेल में समझेंगे कि कोई वस्तु त्वरित गति में है तो इसका मतलब क्या है। एक्सेलरेशन, त्वरण। बेटा एक्सेलरेशन, अगर कोई वस्तु के पास त्वरण है तो उसके तीन मतलब हैं। पहला कि या तो वस्तु की स्पीड जो है, चाल जो है वो बढ़ रही है, या स्पीड जो है, चाल जो है वो घट रही है, या डायरेक्शन में चेंज है, चेंज इन डायरेक्शन, दिशा में बदलाव। और इन तीनों में से कम एक भी काम हो रहा होगा तो वस्तु त्वरित गति में कहलाएगी। अगर एक से ज्यादा हो रहा है तो फिर तो बहुत बढ़िया है, या तो स्पीड बढ़नी चाहिए, या स्पीड घटनी चाहिए, या फिर डायरेक्शन में चेंज होना चाहिए। अब पिछले क्वेश्चन में उसने कहा कि वस्तु की चाल स्थिर है, यानी ना स्पीड बढ़ रही है ना घट रही है, पर डायरेक्शन के बारे में बताया नहीं। हो सकता है कि डायरेक्शन बदल रही हो, तो डायरेक्शन का बदलना भी तो एक्सेलरेशन है। इसलिए मैंने कहा था कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डायरेक्शन जो है अगर बदल रही होगी तो उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि सर आपने एक एग्जांपल दिया कि अर्थ और सन के बीच में कुछ नहीं है तो बट ओजोन लेयर तो होती है। भाई एक तो ना आप लोगों को पता नहीं कहां से पढ़ाई की आपने, आपको कुछ पता सता ही नहीं है। अरे पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो अंतरिक्ष है, जो स्पेस है, उसमें कुछ नहीं है। पृथ्वी के चारों तरफ तो एटमॉस्फेयर, वातावरण भी है। तो मैंने कहा था कि सूर्य का प्रकाश चलता है सूर्य से, जो अंतरिक्ष में चल रहा होगा, अंतरिक्ष में जब चल रहा होगा तो वहां कुछ नहीं है, वहां वैक्यूम है। तो सन की लाइट वहां भी चल रही है, लेकिन जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगी, वातावरण में आएगी, तो गैसों के अंदर भी तो चलता है रेडिएशन। ओजोन लेयर भी है, वो भी तो एटमॉस्फेयर के बाहर ही है। ये थोड़े ना कि क्या तुम्हें क्या लग रहा है कि ये जो ओजोन लेयर है वो धरती से लेकर सूर्य तक ओजोन लेयर ही है। भाई ये धरती है, ये धरती है, ये सूर्य है। तो धरती के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, वो इतना दूर होगा। ओजोन लेयर मान लो कि यहां इतनी मोटाई होगी उसकी ओजोन लेयर की, ये बीच में तो अंतरिक्ष है, यहां तो वैक्यूम है इसके अंदर। अच्छा, अब यहां पे एक लाइन लिखेंगे हम, इफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट
is constant, then also its motion may be accelerated. यदि किसी वस्तु की चाल नियत हो तो भी उसकी गति त्वरित गति हो सकती है, हो सकती है। यदि किसी वस्तु की चाल नियत हो तो भी उसकी गति त्वरित गति हो सकती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या कहा कि एक्सेलरेट करने का मतलब क्या है कि या तो वस्तु की स्पीड बढ़ते हुए दिखे या घटते हुए दिखे या उसके डायरेक्शन में आपको चेंज दिखे। ठीक, तो उसका मतलब होता है एक्सेलरेशन। अब आप कहोगे सर इतना आपको बताने की जरूरत नहीं थी, ये काम तो आप शॉर्टकट में भी कर सकते थे। आपने कल ही हमें एक चीज बताई थी, वेलोसिटी, वेग क्या होता है। तो आपने बताया था कि अगर किसी वस्तु के पास वेग है तो इसका मतलब है कि वस्तु भाग भी रही है, उसके पास स्पीड भी है और उसके पास डायरेक्शन भी है। अब यहां पे एक बड़े ध्यान से बात को समझो। अगर मैं कह रहा हूं कि एक्सिलरेट करने का मतलब यह है कि वस्तु की या तो स्पीड बढ़े या घटे या फिर उसके डायरेक्शन में चेंज हो, तो मैं सीधा यह भी तो कह सकता हूं कि अगर किसी वस्तु के पास एक्सिलरेशन है, त्वरण है, यानी कि उस वस्तु की वेलोसिटी उसके वेग में चेंज होना चाहिए। भाई वेलोसिटी में चेंज कैसे होगा, या तो स्पीड बदल दो या फिर डायरेक्शन बदल दो। इसलिए आपको भी किताबें पढ़ना, किताबों में आपको लिखा मिलेगा एक्सिलरेशन की डेफिनेशन में कि एक्सिलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी में चेंज होना, वेग में परिवर्तन होना। वेग परिवर्तन का मतलब है कि या तो स्पीड बदल रही होगी या फिर डायरेक्शन बदल रही होगी। कभी भी जब आप किताब पढ़ोगे ना, वहां पे एक्सिलरेशन का मतलब स्पीड में चेंज नहीं लिखा होगा। एक्सिलरेशन का मतलब होता है वेग परिवर्तन, वेलोसिटी में चेंज। वेलोसिटी में चेंज का मतलब है या तो ये बदल रहा होगा या फिर ये बदल रहा होगा। तो एक्सिलरेशन के लिए आपको देखना पड़ता है कि वस्तु की वेलोसिटी चेंज कर रही है कि नहीं कर रही है। और वेलोसिटी चेंज कैसे करती है, या तो उसकी स्पीड बदल रही होगी या फिर उसकी डायरेक्शन बदल रही होगी। तो यानी कि जब भी हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बोलेंगे, अगर पेपर में आ जाए कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, चाल परिवर्तन की दर या वेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड या रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो हम बोलेंगे वेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी का में चेंज होना एक्सेलरेशन है, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज कब होगा, या तो स्पीड बदल रही होगी या डायरेक्शन। और एक्सेलरेशन के लिए तो स्पीड बदलनी चाहिए या फिर डायरेक्शन बदलनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखेंगे। एक्सेलरेशन की हम डेफिनेशन लिखने के लायक हो चुके हैं। अब हम लिखेंगे एक्सेलरेशन, त्वरण लिखेंगे द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट का मतलब होता है बेटा, रेट को बोलते हैं हिंदी में दर। रेट दर का मतलब होता है कितना तेजी से, कि वेग कितना तेजी से बदल रहा है। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सिलरेशन। वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो एक्सिलरेशन को मैं लिख रहा हूं ए से। एक्सिलरेशन के लिए हम सिंबल ए यूज करेंगे। और एक्सिलरेशन क्या है, वेग परिवर्तन की दर, यानी कि वेलोसिटी में चेंज इन वेलोसिटी। दर का मतलब होता है टाइम से भाग करना, अपॉन चेंज इन टाइम। हिंदी में लिखेंगे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेग परिवर्तन बटे समय परिवर्तन। वेग परिवर्तन बटे समय परिवर्तन। ठीक बेटा, चेंज के लिए हम, परिवर्तन के लिए लिखते हैं हम डेल्टा, वेलोसिटी के लिए सिंबल होता है वी, कल पढ़ा था हमने। चेंज के लिए डेल्टा, टाइम के लिए टी। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया वेग परिवर्तन बटे समय परिवर्तन, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ये फॉर्मूला आप लिख लो एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो है उसका फॉर्मूला हमारे सामने आ गया, वेग परिवर्तन बटे समय परिवर्तन। तो त्वरण क्या होता है कि वेग परिवर्तन की दर, यानी वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो कितना तेजी के साथ हो रहा है। ठीक है,
अच्छा, अब मैंने कहा कि एक्सेलरेशन त्वरण के लिए हम सिंबल ए यूज करेंगे। तो एक्सेलरेशन त्वरण क्या होता है कि वेग में परिवर्तन बटे समय परिवर्तन, क्योंकि समय से भाग करने का मतलब ये होता है दर, रेट। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अगर मैं यहां पे इसकी यूनिट, इसका मात्रक लिखूं तो वेलोसिटी की यूनिट हमने कल पढ़ी थी मीटर पर सेकंड, टाइम के लिए हमने पढ़ा है सेकंड, तो सेकंड में सेकंड की मल्टीप्लाई होगी तो एक्सेलरेशन का मात्रक बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी जो एसआई यूनिट बनेगी, इसका एसआई मात्रक बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कई बार वो पेपर में आपको ऐसा भी लिख देगा, ये सेकंड स्क्वायर जो है ना इसे ऊपर ले जाओगे तो पावर हो जाएगी माइनस की, तो ऐसे लिखा भी मिल सकता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पावर ऊपर लेके जाएंगे किसकी बन जाएगी, माइनस की। अब इस फॉर्मूले को देख के मुझे आप बताओ कि एक्सेलरेशन स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर, ये अदिश है कि सदिश है? बच्चा कह रहा आपका टेलीग्राम नहीं मिल रहा है। बेटा टेलीग्राम तो बड़ा आसान है, इंस्टाग्राम पे तो नहीं ढूंढ रहे तुम, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम अलग अलग चीज है। टेलीग्राम में कुछ नहीं करना, आपने लिखा पूरा ये अंकुर सर फिजिक्स, ऐसे लिख लो, अंकुर सर फिजिक्स लिखो। ऐसे आप लिखोगे तो अंकुर सर फिजिक्स के नाम से 3-4 चैनल आएंगे, हर एक पे क्लिक करके देख लेना, जिसमें लगभग 42.7 हजार के आसपास बच्चे होंगे या 43 हजार के आसपास होंगे, उसे ज्वाइन कर लेना। अब आप ये ढूंढ नहीं पा रहे हो तो अब क्या ही करूं मैं। चितरंजन, सिद्धार्थ, विशाल, अभिमन्यु, सोनू, युवराज, हिमानी, सबके आंसर ठीक है, साहिल के सबके। देखो मैंने आपसे कहा था किसी फॉर्मूले में अगर आपको दो चीजें दिखाई दें, वो दोनों चीजें ऊपर नीचे लिखी हो या मल्टीप्लाई में लिखी हो, उन्हें बड़े ध्यान से देखना। कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि, इसके ऊपर तीर का निशान बना दो। टाइम हमने पढ़ा है कि स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि। अगर दो में से एक वेक्टर है, एक सदिश है, तो जिसका फॉर्मूला बनेगा वो भी वेक्टर बनेगा। तो एक्सेलरेशन है बेटा वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। इस वाले तरीके को हम बहुत अप्लाई करेंगे कि अगर दो में से एक वेक्टर तो जिसका फॉर्मूला वो भी वेक्टर। ठीक है, दो में से एक स्केलर, सॉरी दोनों के दोनों स्केलर, दोनों के दोनों अदिश, तो फिर ये स्केलर बनता, अदिश बनता। दोनों में से एक वेक्टर जिसका फॉर्मूला वो वेक्टर बनता है। ठीक है, अच्छा अगर मैं क्वेश्चन आपसे और पूछूं कि अगर किसी वस्तु की स्पीड कांस्टेंट हो, मैंने आपसे पूछा था, तो उसके पास एक्सेलरेशन होगा या नहीं? तो आपने कहा सर अगर स्पीड कांस्टेंट है तो तब भी एक्सेलरेशन हो सकता है, क्या पता उसकी डायरेक्शन बदल रही हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक वस्तु की वेलोसिटी, एक वस्तु का वेग कांस्टेंट है, अगर किसी वस्तु की वेलोसिटी वेग कांस्टेंट हो तो क्या ऐसी वस्तु के पास एक्सेलरेशन त्वरण हो सकता है कि नहीं? डेल्टा का मतलब है परिवर्तन, डेल्टा परिवर्तन के लिए है। भाई क्या करें भाई, ये दिख रहा है तुम्हें, ये लिख रहा है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। बेटा चेंज को, परिवर्तन को मैंने लिखा डेल्टा से, डेल्टा मतलब होता है परिवर्तन, चेंज, और वेलोसिटी के लिखा मैंने वी, इसका मतलब होता है वेग परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी। ये डेल्टा क्या है, चेंज, ये लिखा टाइम, चेंज इन टाइम, समय परिवर्तन। अरे सिंबल जो है ये नहीं पता तुम्हें, ये तो कॉमर्स में भी आता, हर जगह आता है। परिवर्तन के लिए, चेंज के लिए हम डेल्टा का यूज करते हैं। भारत के एजुकेशन सिस्टम की मैं धज्जियां उड़ते हुए देख रहा हूं कि बच्चे ने 12वीं क्लास कर ली है, ग्रेजुएशन कर ली है, से डेल्टा का नहीं पता क्या है। देखो अगर बेटा किसी वस्तु का वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसका वेग नियत है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब यह है कि वस्तु की ना तो स्पीड बदल रही ना ही डायरेक्शन, फिर 100% एक्सीलरेशन जीरो होगा। भाई एक्सीलरेशन की डेफिनेशन ही क्या है? एक्सीलरेशन की डेफिनेशन ही है कि चेंज इन वेलोसिटी, वेग परिवर्तन। अगर वेग में परिवर्तन है ही नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिर एक्सीलरेशन जीरो। हाँ स्पीड कांस्टेंट हो, चाल कांस्टेंट हो तो एक्सीलरेशन हो सकता है, लेकिन जब वेलोसिटी कांस्टेंट कह रहा हूं तो वहां तो 100% आपको क्लियर है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही तब सकती है जब ना तो स्पीड बदले ना ही डायरेक्शन। अब ना स्पीड बढ़ रही घट रही ना डायरेक्शन बदल रही, फिर तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 100% जीरो, स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन हो सकता है,
होगा ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कि डायरेक्शन बदल रही हो। तो यहां पर लिखेंगे हम, एक चीज लिखेंगे यहां पे हम, इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट is constant. If a velocity of an object is constant, then its acceleration is 100% जीरो। मैं जानबूझ के 100% लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। यदि किसी वस्तु का वेग, यदि किसी वस्तु का वेग, यदि किसी वस्तु का वेग नियत हो, तो यदि किसी वस्तु का वेग नियत हो तो उसका त्वरण 100% शून्य होगा। भाई वेग जो है, जब वेग जो है, वेलोसिटी जो है, अगर वो कांस्टेंट है, भाई वेग नियत का मतलब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब आपको भाई पता होना चाहिए कि वेग नियत का मतलब है कि वेग नहीं बदल रहा, वेग कांस्टेंट है, फिक्स है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब ये है, वेग नियत का मतलब है कि वेग नहीं बदल रहा। तो वेग कब नहीं बदलता है? वेग के दो कंपोनेंट होते हैं, एक चाल और एक समय, एक स्पीड और एक डायरेक्शन। तो वेग नियत तभी हो सकता है जब ना तो स्पीड में कोई परिवर्तन हो, ना ही दिशा में। अब ना ही चाल बदल रही है, ना ही डायरेक्शन, ना ही स्पीड बदल रही है, ना ही डायरेक्शन बदल रही है, फिर एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो पेपर में ध्यान से पढ़ लेना। अगर वो कहे कि वस्तु की चाल नियत है तो त्वरण होने की संभावना है। अगर वो कह दे कि वस्तु का वेग नियत है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो फिर एक्सेलरेशन 100% जीरो होगा। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन क्या है कि वेग परिवर्तन की जो दर है उसे हम क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को हम कहते हैं एक्सेलरेशन, त्वरण। ठीक, अच्छा दूसरी चीज, अब आप कहेंगे सर ठीक है, हल्का हल्का सा कुछ, हल्का हल्का सा माहौल बन रहा है, हो ज्यादा नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपके हालात देखकर, नहीं तो मैं कहता कि काफी चीजें क्लियर हो गई, लेकिन हालात देख के बात करनी पड़ेगी। तो हमें एक हल्का मोटा मोटी सी आइडिया हुआ कि अगर किसी वस्तु की वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि वस्तु एक ही स्पीड से एक ही तरफ को भाग रही है, ना स्पीड बदल रही है ना ही डायरेक्शन बदल रही है, तो एक्सीलरेशन जीरो। स्पीड कांस्टेंट, अगर डायरेक्शन लगातार बदल रही हो, मान लो वस्तु सर्कल पे घूम रही है, तो यानी कि वो एक्सेलरेट कर रही है, त्वरित गति में है। अब मैंने एक चीज और बताई थी आपको अभी कि स्पीड का बढ़ना भी एक्सेलरेशन, स्पीड का घटना भी एक्सेलरेशन, डायरेक्शन का बदलना भी एक्सेलरेशन। अभी स्पीड बढ़ती कब है, घटती कब है, डायरेक्शन कब चेंज होती है, हल्का से एक आइडिया यहां से भी लेंगे। पीडीएफ से कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, धीरे धीरे चीजें आएंगी, क्लियर होंगी। और ये हिंदी इंग्लिश मत लिखा करो, हिंदी लिख दो, इंग्लिश लिख दो, फारसी लिख दो। अब यहां देखो बेटा, केस फर्स्ट बार है। मान लो कि बेटा एक ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन है ये, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये का मतलब ये है कि एक वस्तु इधर को भाग रही है, तो जिधर को भाग रही होगी वही उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो मान लो कि एक वस्तु जो है वो इधर की तरफ भाग रही है, मेरे राइट हैंड की तरफ, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई। तो जिस डायरेक्शन में बेटा वेलोसिटी भाग रही है, जिस डायरेक्शन में वस्तु भाग रही है, जो उसकी वेग की दिशा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन है, अगर वस्तु उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करे, उसी दिशा में अगर उसका त्वरण हो, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करने का मतलब समझ रहे हो, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करने का मतलब यह है कि जिधर को वस्तु का वेग था, जिधर को वस्तु भाग रही थी, आपने उधर कोई धक्का मार दिया। भाई हम आगे चल के एक फॉर्मूला पढ़ाएंगे आपको, F = ma, ये आपने सुना भी होगा, यानी जिधर को मैं धक्का मारूंगा, फोर्स लगाऊंगा, वस्तु उधर को एक्सेलरेट करती है। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, जिस दिशा में वेग है, यानी कि जिधर को वस्तु भाग रही है, अगर आप उधर कोई धक्का मारो, उधर कोई वस्तु एक्सेलरेट करे, यानी वस्तु की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। तो किसी वस्तु की स्पीड कब बढ़ती है, किसी वस्तु की स्पीड तब बढ़ती है जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम ही डायरेक्शन में हो, याद रखना। एक और धुरंधर आ गया, कह रहा जी वर्त में दिशा चेंज ही नहीं होती है। आपसे मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि जब बेटा पूरी बात ना पता हो ना, तो कमेंट एक करते हैं,
फिर वेट करते हैं टीचर के रिप्लाई का, 50 कमेंट नहीं करते। एक ही बात 50 बार लिखने से ठीक नहीं हो जाती। जब ये न्यूटन के नियम खत्म हो जाएंगे, सर्कुलर मोशन पढ़ाएंगे, वर्त्य गति, और वहां पे तुम कह रहे डायरेक्शन नहीं बदलती, मैं बताऊंगा वहां हर पॉइंट पर डायरेक्शन बदलती है। यहां देखो, अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। बेटा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में वस्तु एक्सिलरेट कर रही हो, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सिलरेट करने का मतलब यह है कि वस्तु की वेलोसिटी इधर का मतलब है कि वस्तु इधर को भाग रही है। नहीं देखो, जो वेग की दिशा है समझो कि वस्तु उधर को भाग रही है, वस्तु भाग इधर को रही है, एक्सिलरेट अपोजिट करने का मतलब कि आप खींच इधर को रहे हो, तो यानी कि स्पीड घट जाएगी। तो स्पीड कब घटती है? अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के हो अपोजिट हो, दोनों के अपोजिट साइन हो। मान लो कि यहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब है कि पार्टिकल प्लस एक्स डायरेक्शन में भाग रहा है मान लो, और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव यानी कि उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर रही है वस्तु, उधर को धक्का मारा स्पीड बढ़ेगी। लेकिन वेलोसिटी इधर को है और अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेट करें, वेलोसिटी पॉजिटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव, दोनों के अपोजिट साइन, तो यानी कि स्पीड घटेगी। देखो दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव तो स्पीड बढ़ेगी, लेकिन एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, पॉजिटिव नेगेटिव यहां पे कम ज्यादा नहीं बताते, पॉजिटिव नेगेटिव बताते हैं मैं डायरेक्शन। दोनों पॉजिटिव का मतलब है कि दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में भाग रहे हैं, जिधर को भाग रहा है उधर को धक्का लग रहा है स्पीड बढ़ेगी। दोनों नेगेटिव का मतलब है कि दोनों माइनस एक्स डायरेक्शन में भाग रहे हैं, जिधर को भाग रहे हैं उधर को धक्का लगा स्पीड बढ़ेगी। लेकिन अगर दोनों का साइन चेंज हो जाए, वेलोसिटी तो पॉजिटिव यानी कि प्लस डायरेक्शन में भाग रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव की तरफ को अपोजिट में स्पीड घटेगी। वेलोसिटी नेगेटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो भी घटेगी। दोनों का साइन सेम है तो स्पीड बढ़ती है, दोनों का साइन अपोजिट है तो स्पीड घटेगी। लेकिन अगर ऐसा हो, ये तीसरा केस हम सर्कुलर मोशन में पढ़ाएंगे आपको वृत्त गति में, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, वेग है, अगर उसके ठीक 90 डिग्री पर वस्तु एक्सेलरेट करे, एक्सेलरेशन 90 डिग्री के एंगल पे हो, अब ना स्पीड बढ़ेगी ना घटेगी, केवल डायरेक्शन में चेंज होगा, चेंज इन डायरेक्शन, दिशा में बदलाव। तो अगर कोई आपसे कह दे कि स्पीड बढ़ती कब है, हम कहेंगे स्पीड तब बढ़ेगी जिधर को वस्तु भाग रही है, जो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, अगर हम उधर कोई धक्का मार दें, उधर कोई एक्सीलेट करे, यानी वेलोसिटी और एक्सीलेशन दोनों के सेम साइन हो तो स्पीड बढ़ती है, दोनों के साइन अपोजिट हो स्पीड घटती है, यानी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे हो, तो किसमें चेंज आएगा फिर? डायरेक्शन में, न स्पीड बढ़ेगी न घटेगी। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, उसको आपको हमें आंसर देने हैं सोच समझ के। पहले कौन से वाले लें, आसान से ले लें पहले। ये करो पहले, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 बोल देता हूं, करना ये। हमें और जिंदगी इसलिए लिखा है कि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, एन ऑब्जेक्ट इज शूट वर्टिकली अपवर्ड। बेटा ये देखो, एक ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर फेंका, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, ठीक, चलो जी फेंक दिया। कह रहा है कि इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर अपवर्ड। भाई एक चीज बताओ, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकोगे तो ऊपर की तरफ को भाग रहा है वो,
तो उसकी वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ ही होगी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं ना, उसकी वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ होती है। अगर मैं ए ऑप्शन को ठीक मान लूं कि इसकी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों ऊपर की तरफ हैं, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अगर दोनों सेम ही दिशा में हो गए, तो स्पीड लगातार बढ़नी चाहिए। लेकिन जब किसी वस्तु को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, उसकी स्पीड तो लगातार घटती है और एक पॉइंट पर जाकर तो जीरो हो जाती है, तभी तो वस्तु वापस नीचे आना शुरू कर देती है। तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। भाई बताओ, अगर वेग और त्वरण दोनों के डायरेक्शन सेम हो, दोनों ही ऊपर की तरफ हो, फिर तो स्पीड बढ़नी चाहिए। यानी जो भी पत्थर हम ऊपर फेंकते, लगातार उसकी स्पीड बढ़नी चाहिए थी, ये गलत हो गया। इट्स वेलोसिटी इज डाउनवर्ड। भाई जब किसी चीज को मैं ऊपर फेंकूंगा तो वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ ही होगी, तो इस वेलोसिटी इज अपवर्ड, इसका वेग ऊपर की ओर, ठीक है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, वेलोसिटी ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, यानी कि स्पीड घटनी चाहिए, और वो बात सही है, स्पीड घटती है। अगले पे आते हैं, वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों डाउनवर्ड नहीं, किसी वस्तु को ऊपर फेंकूंगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ऊपर ही होगी। ये कह रहा है कि वेलोसिटी डाउनवर्ड, ये भी गलत हो गया। तो 20 का करेक्ट आंसर है। भाई एक चीज बताओ, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया, जो चीज आपको बताई जाएगी जरूरी नहीं कि वो क्वेश्चन में ऐसे ही दिखे। अभी मैंने कहा कि अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड लगातार बढ़ेगी। तो जो बच्चा ए ऑप्शन को सही मान रहा है, वो कह रहा है कि किसी वस्तु को जब मैं ऊपर फेंकूंगा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों ही ऊपर की तरफ हैं, तो लगातार फिर तो स्पीड बढ़नी चाहिए। जो पत्थर आपके हाथ से निकल गया वो कभी वापस आना ही नहीं चाहिए, लगातार उसकी स्पीड तो बढ़ती जा रही है। भाई वेलोसिटी होती है ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन होता है नीचे की तरफ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो स्पीड घटती है। देखो, जब किसी वस्तु का ऊपर फेंकते हो ना, तो उस वस्तु को धरती माता अपनी तरफ को खींच रही होती है, उसे हम कहते हैं ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वजह से एक फोर्स लगता है, तो ग्रेविटी की वजह से वस्तु को नीचे की तरफ खींचा जा रहा है और वस्तु जा रही है ऊपर की तरफ, तो इसलिए स्पीड घटती है उसकी। तो हमने क्या कहा कि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जब फेंकी जाती है, तो जब ये ऊपर की ओर बढ़ रही है, ऊपर की तरफ अपने से फेंका, वाइल इट इज राइजिंग, जब ऊपर की तरफ जा रही है, तो क्या होगा, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो ऊपर की तरफ को बढ़ रही है, तो उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट होते हैं, इसलिए उसकी स्पीड ऊपर जाते 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 एक पॉइंट पे हो जाएगी जीरो, और वस्तु वहां पर रुक जाएगी, फिर वापस आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन और बड़े ध्यान से करना आप, एक एक करो। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि त्वरित गति से सीधे पथ पर चल रही किसी वस्तु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहां बड़े ध्यान से देखना, उसने सही नहीं पूछा, उसने कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो कह रहा है कि त्वरित गति से सीधी पथ पर चल रही किसी वस्तु के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। बेटा देखो, वस्तु किस में है, त्वरित गति में है, एक्सिलरेटेड मोशन में है। अगर वस्तु त्वरित गति में है तो इसका मतलब यह है या तो उसकी स्पीड बढ़ रही होगी, या उसकी स्पीड घट रही होगी, या फिर डायरेक्शन में चेंज होगा। अब वो कह रहा है कि डायरेक्शन में चेंज तो है नहीं, वस्तु सीधे पथ पे जा रही है। अगर वस्तु सीधे पथ पे जा रही है और त्वरित गति में है, यानी 100% या तो स्पीड बढ़ रही होगी, स्पीड घट रही होगी, तो स्पीड कीप चेंजिंग। स्पीड में तो चेंज हो रहा होगा, तो बढ़ रही होगी या घट रही होगी। ये बात सही है, यह मेरा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे गलत ऑप्शन ढूंढना है। ये कह रहा है कि इट ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ। भाई एक चीज बताओ, कोई वस्तु धरती से दूर जा रही होगी तभी थोड़ी ना एक्सेलरेट करेगी, तो कोई बात नहीं हुई। मेरे हाथ में मार्कर है, मैं इसे छोड़ दूं, लगातार इसकी स्पीड तो बढ़ रही है, तो एक्सेलरेट तो ये भी कर रहा है, लगातार स्पीड बढ़ रही है, स्पीड का बढ़ना भी तो एक्सेलरेशन ही है, तो ये गलत है, ये मेरा आंसर है। ये कह रहा है कि इट्स वेलोसिटी ऑलवेज चेंज। बेटा त्वरित गति का मतलब है कि वेलोसिटी में चेंज होगा। वेलोसिटी चेंज कैसे होती है, तो स्पीड में चेंज हो जाए, या फिर डायरेक्शन में तो चेंज हो नहीं रहा, तो स्पीड बदल रही होगी, तो ये भी सही है। और कोई वस्तु एक्सेलरेट कर रही है तो F इजकल टू एम ए से, तो अगर कोई वस्तु त्वरित गति में है तो F इजकल टू एम ए से, अगर उसके अंदर एक्सेलरेशन है तो कोई ना कोई फोर्स लग ही रहा होगा, यानी ये बात भी सही है, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। आंसर है इसका बी ऑप्शन। देखो, जैसे आपने देखा, जब भी पेपर में आप त्वरित शब्द पढ़ो, एक्सेलरेशन शब्द पढ़ो, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि एक्सेलरेशन का मतलब ये है या तो स्पीड बढ़ रही होगी, या स्पीड घट रही होगी, या फिर डायरेक्शन में चेंज होगा। अब इसमें कह दिया उसने कि वस्तु स्ट्रेट पाथ पे जा रही है, यानी कि डायरेक्शन तो नहीं बदल रही। अगर डायरेक्शन नहीं बदल रही तो 100% स्पीड कम या ज्यादा हो रही होगी, यानी स्पीड तो चेंज होनी पड़ेगी। एक्सेलरेशन का मतलब यह कि वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए, ये भी सही है। एक्सेलरेशन का ये मतलब नहीं कि वस्तु धरती से दूर ही जानी चाहिए, जो वस्तु धरती की तरफ गिर रही होती है वो भी तो एक्सेलरेट कर रही होती है, उनकी स्पीड भी तो बढ़ रही होती है। ये बात कितने बच्चों को समझ में आई? अगर समझ में आया तो वाई लिखो, नहीं आया तो एन लिखो। और शर्त यह कि आप पिछले 3-4 दिन से डेली क्लास ले रहे हो और आज भी टाइम से आए हो। बात क्लियर है कि नहीं है? नहीं पूछा है उसने, गलत ऑप्शन चूज कराने के लिए बोला है, सही नहीं बोला उसने।
देखते हैं कितने बच्चों तक बात सही से पहुंच पा रही है। आकाश यादव, वरुण सक्सेना तो भाई समझ पा रहे हैं। जागृति, अभिमन्यु, ये कौन है? एक तो ऋतिक को समझ में नहीं आ रहा है, सिमरन को नहीं आ रहा है, अवधेश, इन सबको आ रहा है। एक आध बच्चा और है, कोई मोनिका, राधिका ने समझ में आ रहा है, गजोधर को समझ में नहीं आया। राहुल, अक्षय, प्रियंका, दीप्ति, शालिनी, आबोध, रुद्रा, राधिका, सनी कुमार, तरुणुम, इन्हें समझ में आ रहा है। 2 4 5 तो हर क्लास में होते ही हैं, अब उनका क्या ही करें हम। चलो अब अगले बात है। एक लिखा है इसने कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो ऋणात्मक त्वरण किसके अपोजिट है? देखो भाई, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो इसके मतलब किसके अपोजिट होगा? होगा बेटा वेलोसिटी के। वेलोसिटी अगर मान लो इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी मान लो कि पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन उससे विपरीत दिशा में है, तो नेगेटिव कहलाएगा वो। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी की विपरीत दिशा में, और इसका मतलब है कि स्पीड घटेगी। ठीक है, अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों विपरीत दिशा में हो जाए यानी कि स्पीड घटती है। एक बड़ा सुंदर बड़ा प्यारा क्वेश्चन मैं आपके सामने और लेके आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 16 जो भी लिखा है यही मान लो, ये करना है। जो बच्चा देखते हैं कौन सही करेगा इसे। प्रिंस, अर्शी, सोनू, आकाश, सुभेश कुमार सिंह, मुस्कान, प्रवीण, संदीप, करो भैया। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल। कह रहा है कि कौन सी स्थिति संभव है, यानी कि आपको सही ऑप्शन ढूंढना है कि विच सिचुएशन इज पॉसिबल। पहले में कह रहा है कि एक वस्तु में त्वरण हो सकता है लेकिन वेग स्थिर हो। एन ऑब्जेक्ट कैन हैव एक्सेलरेशन बट वेलोसिटी कांस्टेंट। ये तो 100% गलत हो गया। मैंने आपको क्या लिखवाया था? अगर किसी वस्तु की वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसका वेग नियत है, तो एक्सेलरेशन 100% जीरो होगा। भाई एक्सेलरेशन अगर किसी वस्तु के अंदर, जब भी आप ये सब देखो एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के लिए भैया वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए। वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन 100% जीरो होगा। बी में लिखा कि अगर किसी वस्तु का वेग शून्य हो लेकिन त्वरण शून्य नहीं है, इसके बारे में भी हमें कुछ आइडिया नहीं हो रहा, छोड़ देते हैं। सी में कह रहा है कि डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल इन ए सर्कुलर मोशन। भाई सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम कैसे हो जाएगी? मान लो कि आर रेडियस का सर्कल है, तो एक कंप्लीट चक्कर में डिस्टेंस तो 2πr आएगी, मैंने आपको बताया था, और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 0। तो सर्कुलर मोशन में दूरी और विस्थापन सेम नहीं हो सकते। एक कह रहा है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों बराबर होंगे, सर्कुलर मोशन में नहीं। भाई सर्कुलर मोशन में एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी कैसे बराबर हो जाएगी? एवरेज स्पीड क्या होती है? औसत चाल होती है दूरी बटे समय, और ये होता है विस्थापन बटे समय, तो 0 आएगा, वो 0 नहीं आएगा। यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। अब मैं बताता हूं बी सही क्यों है, यहां देखना। भाई एक चीज बताओ, सर्कुलर मोशन में भाई सी ऑप्शन पर टिक क्यों लगा रहे हो आप? अगर कोई वस्तु वृत्त गति में है, जैसे वो कंप्लीट एक चक्कर पूरा करेगी, तो यहां से चलना शुरू किया, वापस यहां पर आ गई, तो दूरी क्या होती है? रास्ते की लंबाई। तो एक कंप्लीट चक्कर में रास्ते की लंबाई आएगी परिधि के बराबर, सरकमफ्रांस के बराबर, विस्थापन तो 0 आएगा। जब आप निकालोगे एवरेज स्पीड तो आएगी 2πr/t, और एवरेज वेलोसिटी आएगी 0/t, तो वो भी सेम नहीं होंगे। अब यहां पर एक चीज देखना, इसने कहा कि एक वस्तु की वेलोसिटी 0 है लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं है। बेटा ऐसा हो सकता है कि वेग 0 हो लेकिन एक्सेलरेशन 0 ना हो। देखो एक्सेलरेशन जो है ना, वो वेलोसिटी नहीं है, एक्सीलरेशन है वेलोसिटी में चेंज, वेग में परिवर्तन। त्वरण वेग नहीं है, त्वरण वेग परिवर्तन है। मान लो किसी वस्तु की वेलोसिटी अभी तो 0 है, अभी 0 है, लेकिन 1 सेकंड के बाद 4 हो गई, तो वेलोसिटी में चेंज तो हो गया 0 से 4, यानी कि वस्तु एक्सीलरेट कर रही है। तो अगर किसी वस्तु की वेलोसिटी 0 हो, इसका यह मतलब नहीं कि उसका एक्सेलरेशन भी 0 होगा। जैसे इसका एक मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं, उससे आप ज्यादा बढ़िया समझ जाओगे। देखो अब बेटा किसी वस्तु को जब ऊपर फेंकते हैं, किसी वस्तु को आप ऊपर फेंकोगे तो वस्तु ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही, जा रही, जा रही है, ये ऊपर जा रही है, और मैक्सिमम हाइट पर जब बिल्कुल सीधे अगर आपने इसे सीधे ऊपर फेंका तो मैक्सिमम हाइट पर क्या होगा? अधिकतम ऊंचाई पर मान लो यू वेलोसिटी से फेंका तो ऊपर जाएगी, इसकी स्पीड घटते 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 मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, पर यहां पे इसका एक्सेलरेशन 0 नहीं है। भाई इस वस्तु को धरती तो अभी भी खींच रही है, तो इसके पास जो एक्सेलरेशन होगा मैं अभी आपको बताऊंगा, वो जी के बराबर होगा, यानी ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन होगा। तो इसलिए जब किसी वस्तु की वेलोसिटी यहां 0 हो गई है, ठीक 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा।
और किसी वस्तु की वेलोसिटी जीरो हो तो ऐसा हो सकता है कि उसके पास एक्सेलरेशन हो। वेलोसिटी का जीरो होना इसका मतलब ये नहीं कि एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। भाई किसी वस्तु की वेलोसिटी अभी जीरो है लेकिन 1 सेकंड के बाद तो बढ़ गई, तो वेलोसिटी में तो चेंज आ गया, यानी कि एक्सेलरेट कर रही है वस्तु। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी नहीं है, एक्सेलरेशन है वेलोसिटी में चेंज। तो एक्सेलरेशन वस्तु के अंदर है या नहीं, उसके लिए हमें वेलोसिटी में चेंज देखना होता है। वेलोसिटी कितनी है वो नहीं देखना, वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ। हो सकता है कि 0 से 5 हो गई, चेंज आ गया, यानी एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, तो हमारे पास में ध्यान रखना कि अगर किसी वस्तु की वेलोसिटी 0 हो, वेग 0 हो, तो तब भी उसके पास त्वरण हो सकता है, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेग परिवर्तन। वेग नहीं, वेग 0 हो सकता है कि वेग में परिवर्तन हो रहा हो, 0 से 5 हो जा रहा हो 1 सेकंड के बाद ही। तो अगर वेलोसिटी 0 है तो हो सकता है कि त्वरण 0 नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास में ये कुछ हमने एग्जांपल आपको बताए एक्सेलरेशन से जुड़े हुए, तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक, अब मैं ये वाला जो केस मैंने आपको बताया, ये थोड़ी देर में आपको और बड़े समझ में और आएगा। अब एक चीज और देखना, अभी आपको थोड़ा सा हल्का सा और कुछ आइडिया एक्सेलरेशन का आने लगा। समझ रहे हो तुम, 9th क्लास में तुमने पढ़ा है और तुम्हें एक्सेलरेशन नहीं पता क्या है। एक्सेलरेशन में टीचर बनाना चाहे तो इतने प्रकार के क्वेश्चन बना सकता है कि मजा ही आ जाए। हमें क्या पढ़ा हमने कि वस्तु एक्सेलरेट कर रही है, त्वरित गति में है, तो मुझे ये देखना है कि क्या उसकी वेलोसिटी, उसका वेग में परिवर्तन है। वेलोसिटी में परिवर्तन होना ही चाहिए। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 100% जीरो। वेलोसिटी में चेंज कैसे होगा, ये तो स्पीड बदल के या फिर डायरेक्शन बदल के। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, अगर वही डायरेक्शन में कह दूं कि एक्सेलरेशन की, तो स्पीड बढ़ेगी। दोनों अपोजिट है तो स्पीड घटेगी। और मैंने कहा कि दोनों 90 डिग्री पे है तो केवल डायरेक्शन में चेंज होगा। इस तरह की कुछ बातें बताई। मैंने कहा कि वेलोसिटी 0 है तो जरूरी नहीं कि एक्सेलरेशन भी 0 ही होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी नहीं है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी में चेंज है। ठीक है, अच्छा अब यहां पे आते हैं। अब आप कहेंगे सर एक समस्या थोड़ी सी अभी बची है, वो समस्या क्या बची है कि अगर कोई मेरे से कह दे कि एक वस्तु की स्पीड 6 मीटर पर सेकंड है, तो ये कहानी मुझे समझ में आ रही है कि स्पीड 6 मीटर पर सेकंड का मतलब यह है कि वस्तु हर सेकंड 6 मीटर चल रही है। भाई किसी की स्पीड 60 किलोमीटर पर घंटा हो, यानी कि वस्तु हर घंटे 60 किलोमीटर जा रही है। आपको सर समझ में आ रहा है। किसी वस्तु की वेलोसिटी है प्लस 6 मीटर पर सेकंड, यह भी समझ में आ रहा है कि वस्तु का वेग प्लस 6 मीटर पर सेकंड है, यानी कि वस्तु हर सेकंड 6 मीटर दूर जा रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में। भाई वेलोसिटी में डायरेक्शन भी पता होती है, तो वस्तु हर सेकंड 6 मीटर दूर जा रही है और कहां जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक वस्तु का एक्सेलरेशन है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है। भाई स्पीड 6 है, यानी कि हर सेकंड में 6 मीटर दूर जा रहा हूं। वेलोसिटी 6 है, यानी मैं हर सेकंड 6 मीटर दूर जा रहा हूं और साथ में डायरेक्शन भी पता है। लेकिन त्वरण एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है उसे आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखो यहां ध्यान से देखेंगे, ये बेटा मैंने यहां पे लिखा एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर मैं इसे ऐसे लिख लूं मीटर पर सेकंड बाई सेकंड, किसी को आपत्ति तो नहीं है। भाई सेकंड की सेकंड मल्टीप्लाई होगा तो सेकंड स्क्वायर ही बन जाएगा। बेटा अगर किसी वस्तु का एक्सेलरेशन 6 है, इसका मतलब बड़े ध्यान समझना, अगर किसी वस्तु का एक्सेलरेशन 6 है तो इसका मतलब यह है कि उस वस्तु की स्पीड, उस वस्तु की चाल प्रत्येक सेकंड 6 बढ़ रही होगी या 6 घट रही होगी। भाई मैंने आपसे क्या कहा था, स्पीड का बढ़ना भी एक्सेलरेशन है, स्पीड का घटना भी एक्सेलरेशन है। अगर किसी वस्तु का एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी उस वस्तु की स्पीड हर सेकंड 6 बढ़ रही होगी या 6 घट रही होगी। बढ़ेगी कब, जिस डायरेक्शन में वस्तु भाग रही है, अगर उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा तो मैंने बताया था स्पीड बढ़ेगी। अगर दोनों अपोजिट है तो स्पीड घटेगी। तो अगर किसी वस्तु का एक्सेलरेशन 6 है तो स्पीड हर सेकंड 6 बढ़ रही होगी, यानी कि मान लो 0 है तो 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 ऐसे बन रहा होगा। ये 6 घट रही होगी तो मान लो कि 60 है, 54 है, 48 है, 42 है, ऐसे चल रहा होगा मामला। तो अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू में 6 बता रहा हूं, या तो हर सेकंड स्पीड 6 बढ़ेगी या हर सेकंड स्पीड 6 घटेगी। मैं आपसे कह दूं कि एक वस्तु का एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी इसकी स्पीड हर सेकंड या तो 2.5 बढ़ रही होगी या हर सेकंड 2.5 घट रही होगी। यानी कि एक वस्तु का एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या तो स्पीड हर सेकंड 10 बढ़ रही होगी या हर सेकंड 10 घट रही होगी। समझ रहे बात को, यानी प्रत्येक सेकंड कितना चेंज आ रहा होगा ये पता चल रहा मैं।
अच्छा, दूसरी चीज, अभी मैं से क्वेश्चन पूछूंगा आपसे बहुत बढ़िया, वो क्वेश्चन हमने रखा हुआ आपके लिए। इसके लिए यहां पे एक चीज देखो, एक शब्द लिखेंगे हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण, इसे बेटा हम लिखते हैं जी से। देखो, यानी मैं उस एक्सेलरेशन की बात करूंगा, उस त्वरण की बात करूंगा जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी पैदा करती है, वो त्वरण जो गुरुत्व पैदा करता है, ग्रेविटी। सर क्या ग्रेविटी एक्सेलरेशन पैदा करती है? करती है। देखो मेरे हाथ में मार्कर है, इसकी स्पीड 0 है, छोड़ रहा हूं, लगातार स्पीड बढ़ रही है, यानी कि एक्सेलरेशन पैदा कर रही है। ऊपर फेंक रहा हूं, लगातार स्पीड घट रही है, यानी कि एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। तो ग्रेविटी जो वस्तु नीचे की तरफ आती है उसकी स्पीड बढ़ाती है, जो ऊपर जाती है उसकी घटाती है, यानी कि ग्रेविटी एक्सेलरेशन पैदा करती है। अब जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन पैदा करती है बेटा, उसे लिखते हैं हम जी से, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने बचपन से रट्टा मार रखा होगा कि जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है आज आप समझोगे। भाई अगर किसी वस्तु का एक्सेलरेशन, किसी वस्तु का त्वरण ग्रेविटी की वजह से 9.8 है, तो इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है ये कि अगर कोई वस्तु मेरे हाथ में है, अगर देखो एयर का रेजिस्टेंस में हटा दूं, अगर हवा ना हो ना, मेरे हाथ में कोई भी वस्तु हो, अगर मैं उसे छोड़ दूं ना, तो पता क्या होगा? उसकी स्पीड हर सेकंड 9.8 बढ़ेगी। तो जब भी कोई वस्तु धरती पे छोड़ी जाती है, उसकी स्पीड हर सेकंड 9.8 बढ़ती है। तो ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन पैदा करती है वो 9.8 का मतलब यह है कि जब भी कोई वस्तु धरती पर छोड़ी जाती है, प्रत्येक सेकंड उसकी स्पीड 9.8 बढ़ेगी। या आप इसे ऐसे करो, राउंड फिगर में 10 मान लो। अब आप ज्यादा बड़े समझ जाओगे कि जी की वैल्यू 10 का मतलब यह है कि मेरे हाथ में एक पत्थर है, उसकी स्पीड 0, छोड़ते ही 1 सेकंड के बाद स्पीड 10 हो जाएगी, 2 के बाद 20, 3 के बाद 30, 4 के बाद 40। ऐसे पत्थर ऊपर फेंकूंगा, अभी स्पीड 50 है, 1 सेकंड के बाद 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10, और 1 मिनट पे 0 हो जाएगी। अब स्पीड तो 0 हो गई, अभी वापस नीचे की तरफ स्पीड बढ़ेगी, फिर 1 सेकंड के बाद 10, 20, 30, 40। यानी कि धरती जो एक्सेलरेशन पैदा करती है, बचपन से आपने रट्टा मार रखा है कि जी की वैल्यू 9.8, 9.8, 9.8। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई वस्तु धरती पे गिर रही होगी तो नीचे आते समय स्पीड 9.8 बढ़ रही होगी और ऊपर जाते समय 9.8 घट रही होगी। समझ रहे इस बात को? अरे हाँ या ना भाई, यहां तक की बात समझ में आ रही है कि जब कोई वस्तु नीचे की तरफ गिरेगी तो हर सेकंड स्पीड 9.8 बढ़ेगी और ऊपर फेंकेंगे तो हर सेकंड 9.8 घटेगी। या मोटा मोटी आप राउंड फिगर में 10 मान लो कि जब कोई वस्तु हम धरती पर छोड़ेंगे, तो अगर मेरे हाथ में कोई पत्थर है, अभी उसकी स्पीड 0 है, तो 3 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी हो चुकी होगी? 1 सेकंड के बाद 10, 2 के बाद 20, 3 के बाद 30 हो चुकी होगी। पत्थर 50 की स्पीड से ऊपर फेंक दिया, 5 सेकंड के बाद उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, क्योंकि हर सेकंड 10 घट रही है स्पीड। आई बात समझ में? अगर ये बात समझ में आई आपको तो ये क्वेश्चन करो, और ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, शिव प्रताप सिंह, मिसाल, अंजलि वर्मा कह रहे हैं यस सर, अनुष्का भी कह रही हैं ठीक है, प्रिंस कह रहे हैं इसका मान 10 भी तो होता है, 9.8 ही होता है, 10 हम मान लेते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। सुमित कुमार, ज्योति विश्वकर्मा, पूजा कुमारी, सब करो वही क्वेश्चन। ये कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से गिरने वाले पिंड, स्वतंत्र रूप से मतलब ये है बस किसी वस्तु को बस आपने ऐसे छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया। तो फ्री फॉल का मतलब है कि मुक्त रूप से कोई वस्तु गिर रही है, स्वतंत्र रूप से। गिरने वाले पिंड में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का नियत त्वरण होता है। जब कोई वस्तु नीचे की तरफ गिर रही है तो उसके अंदर कितना एक्सेलरेशन है? उसके अंदर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब यह है कि उसकी स्पीड हर सेकंड 9.8 बढ़ेगी। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, हर सेकंड स्पीड 9.8 बढ़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि पहले सेकंड 9.8 बढ़ गई, फिर 5 बढ़ी, फिर 15 बढ़ गई। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक पिंड प्रत्येक सेकंड इतने मीटर गिरेगा। बेटा एक्सेलरेशन मुझे ये नहीं बताता कि पिंड कितनी दूरी तय करेगा, एक्सेलरेशन मुझे बताता कि हर सेकंड कितनी स्पीड बढ़ेगी। तो स्पीड कितनी बढ़ेगी? हर सेकंड 9.8। तो जिनका आंसर सी ऑप्शन है उनका बिल्कुल ठीक है, बाकी सबका गलत। देखो कुछ धुरंधर डी भी आंसर दे रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं डी कि एक्सेलरेशन बॉडी का इतना, बेटा एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन थोड़ा ना इंक्रीज करता है। एक्सेलरेशन मुझे क्या बताता है कि हर सेकंड कितनी स्पीड बढ़ेगी, ये हर सेकंड कितनी स्पीड घटेगी। भाई क्या कर रहे हो आप लोग?
अरे भाई डी तो सबसे पहले बाहर करो। इसने कहा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन बदल नहीं रहा, और आप कह रहे हो कि एक्सेलरेशन हर सेकंड इतना बढ़ेगा। भैया एक्सेलरेशन मुझे बताता है कि प्रत्येक सेकंड कितनी स्पीड बढ़ेगी या प्रत्येक सेकंड कितनी स्पीड घटेगी। तो एक्सेलरेशन मुझे बता रहा है कि जी की वैल्यू 9.8 का मतलब यह है कि प्रत्येक सेकंड इतनी स्पीड बढ़ेगी। सी है इसका आंसर, डी बता रहे हो तुम। तुम लोग भाई अभी 5 मिनट में ही गलत कर दे रहे हो। एग्जाम तक तो मामला मुश्किल सही है। और ये सीजल में आ चुका है क्वेश्चन। सीजल मेंस में सबसे पहली बार स्टार्ट हुआ था, सीजल मेंस में जीएस आनी 3 नंबर का क्वेश्चन आ रखा है ये, कि जब कोई वस्तु फ्री फॉल करती है, मुक्त रूप से गिरती है, तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, नियत होता है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब यह है कि अगर एक्सेलरेशन 5 है तो 5 है, यानी हर सेकंड स्पीड 5 ही बढ़ेगी, यानी कि कभी 5 बढ़ेगी, कभी 10 बढ़ेगी, कभी बढ़ी नहीं। जब कोई वस्तु फ्री फॉल करती है, मुक्त रूप से गिरती है, फ्री फॉल कर रही वस्तु का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। 3 नंबर का क्वेश्चन आ रखा है ये। देखो, फ्री फॉल होना, मुक्त रूप से गिरना। फ्री फॉल, मुक्त रूप से गिरना। तो किसी भी वस्तु का मुक्त रूप से गिरना, फ्री फॉल करना, ये बेटा ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन का एग्जांपल है। हालांकि आपके यहां पे कांस्टेंट एक्सीलरेशन लिखे, उसने यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन लिखा था, एक ही बात है वो। नियत त्वरण कहो चाहे एक समान कहो, नियत त्वरण या एक समान त्वरण, यानी वस्तु एक्सीलरेट कर रही है एक समान रूप से, कि हर सेकंड स्पीड 9.8 बढ़ेगी। 0 से 9.8 हुई, फिर बढ़ के 19.6 हो गई। ऐसे नहीं कि पहले सेकंड स्पीड 12 बढ़ रही है, फिर 3 बढ़ रही है, फिर 27 बढ़ रही है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हर सेकंड स्पीड जितना भी एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन 16 है तो हर सेकंड स्पीड 16 ही बढ़ेगी, या हर सेकंड 16 ही घटेगी, यानी कि कभी 32 घट गई, कभी 0 घट गई, कभी 16 घट गई। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है ये। तो डेली लाइफ में एक समान त्वरण का सबसे बड़ा एग्जाम्पल फ्री फॉल ही होता है। देखो नॉर्मली गाड़ी वाड़ी में तो ऐसा करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। आप ये बात को समझो भाई, एक समान त्वरण यानी कि वस्तु एक समान समान रूप से त्वरित हो रही है। अगर उसका एक्सेलरेशन 3 है तो हर सेकंड स्पीड 3 ही बढ़नी चाहिए, या हर सेकंड 3 ही घटनी चाहिए। और जब कोई वस्तु फ्री फॉल करती है तो ये तो होता है कि हर सेकंड उसकी स्पीड 9.8 ही बढ़ती है, हर सेकंड ही 9.8 बढ़ेगी, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है उसका, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक बात आपको ये समझ में आई होगी, मैं सब मान के चल रहा हूं। तो अब हमारे पास में एक्सेलरेशन की एक पिक्चर सी बननी शुरू हुई है। जैसे हम कभी किसी से सुने कि ये गाड़ी, ये कार, ये बस एक्सेलरेट कर रही है, तो इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, या तो स्पीड बदल रही है या फिर डायरेक्शन बदल रही है। अगर उस गाड़ी का एक्सेलरेशन फिक्स है, 5 है, तो उस गाड़ी की स्पीड हर सेकंड 5 बढ़ रही होगी या हर सेकंड 5 घट रही होगी। वो डिपेंड करेगा, ब्रेक लगा रहा होगा तो घट रही होगी, या एक्सीलेटर पे पैर रखा होगा तो स्पीड बढ़ रही होगी। ये कुछ बातें मैंने आपको बताई। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा तो स्पीड बढ़ेगी, अपोजिट है तो घटेगी, 90 डिग्री पे तो डायरेक्शन बदलेगी। और एक समान रूप से त्वरण का एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है, मुक्त रूप से कोई पिंड गिर रहा हो, ठीक है। अच्छा, अब हम यहां पे एक काम करेंगे, अब लिखेंगे यहां पे हम इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन, गति के समीकरण, गति के समीकरण। देखो बेटा, हम ये गति के जो 3 समीकरण हम लिखेंगे, ये सारे समीकरण कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हैं, कि कोई वस्तु एक्सेलरेट कर रही है लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन 12 है तो हर सेकंड स्पीड 12 ही बढ़ रही होगी या 12 ही घट रही होगी, ठीक है। तो गति के हम समीकरण लिखेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। देखो अब जैसे कि
मैं आपसे कहूं कि भाई ये कोई वस्तु है, इसका एक्सेलरेशन है ए, इसका त्वरण ए है। आपको सर अगर वस्तु एक्सेलरेट कर रही है, अगर वस्तु एक्सेलरेट कर रही है, त्वरित गति में है, एक्सेलरेशन का मतलब है कि इसकी वेलोसिटी तो बदल ही रही होगी। तो मान लो कि शुरुआत की इसकी वेलोसिटी यू है और टी समय के बाद वी हो गई। भाई एक्सेलरेट करने का मतलब यह कि वेलोसिटी में चेंज होगा। तो शुरुआत का वेग मैंने यू ले लिया, बाद का मैंने ले लिया वी। यू है इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, वी है फाइनल वेलोसिटी। और यू से वी वेलोसिटी होते होते इसका डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कितना है, एस। ठीक, तो मैं पहले यहां पे लिख देता हूं, यहां पे यू का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, वी है फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, ऐसा यहां पर डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। अगर आप एक सीधी रेखा में ही चल रहे होंगे तो विस्थापन का हो चाहे दूरी का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे एस अगर स्पेशली पूछ ले कि एस क्या है तो डिस्प्लेसमेंट है, ये एस दूरी भी हो सकता है। अगर वस्तु सीधी रेखा में चल रही हो तो फिर दूरी और विस्थापन एक ही बात होती है। और टी क्या है बेटा यहां पे, समय। और ए तो हमने यहां पे लिखे रखा है, ए क्या है यहां पे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, ए है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब एक बात समझना, अब पेपर में आपसे कह सकता है कि भाई किसी वस्तु की वेलोसिटी प्रारंभिक यू है, अंतिम वी है, और वेलोसिटी यू से वी हो रही है, यानी कि वस्तु त्वरित गति में है। तो इस यू वी एस टी में इनमें कुछ रिलेशन है। तो आपसे सीधा पूछ सकता है कि गति का पहला समीकरण कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, ऐसे आपसे पूछ सकता है। तो मैं 3 इक्वेशन लिखवा रहा हूं आपको। तो पहले लिखेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। तो इस यू वी टी इन सब में जो रिलेशन है ना, तो फर्स्ट इक्वेशन जो है ये बेटा आपने पढ़ी होगी 9th क्लास में, v इजगल टू यू प्लस ए टी, यानी जो अंतिम वेग है v वो किसके बराबर है प्रारंभिक वेग प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम के। तो फर्स्ट है v इजगल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या है, s इजगल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सब पढ़े होंगे ना तुमने। एक आध धुरंधर ऐसा है जो पहली बार पढ़ रहा है इन्हें, तो बहुत बेइज्जती वाली बात है अगर कोई पहली बार सुन रहा होगा इन्हें। थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो एक बार एसएससी टाइप के एक पेपर में बड़ा आसान क्वेश्चन आ गया। उसने कहा कि गति का पहला समीकरण है v इजगल टू यू प्लस ए टी, खुद बताया उसने, और कहा कि बताओ इसमें u क्या है। इतना थका हुआ क्वेश्चन आ गया कि u क्या है, u क्या प्रारंभिक वेग, तो वस्तु ने किस वेग से चलना शुरू किया। आपसे कोई कह दे किसी क्वेश्चन में s क्या है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन है, a क्या है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, नियत त्वरण है, t क्या है टाइम है, v क्या फाइनल वेलोसिटी है। लेकिन थोड़े जो अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें देखो क्या पूछता है, पेपर में हमारे से पूछता है कि गति का जो पहला समीकरण है ये किस किस के बीच में संबंध बताता है। तो यहां पे एक चीज देखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि पहला समीकरण किसके बीच में संबंध बताएगा, दूसरा किसके बीच में संबंध बताएगा, तीसरा किसके बीच में संबंध बताएगा, आप पहला और आखिरी शब्द उठा लेना, हर एक बार आपका आंसर आ जाएगा। तो गति का पहला समीकरण संबंध बताता है हमें, ये क्या वी क्या बेटा फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग, और टी क्या है टाइम। तो हमें संबंध बताता है वेलोसिटी और टाइम में। ये इनिशियल फाइनल शब्द का यूज नहीं करता वो, तो इसे हम बोलेंगे वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। ये कैसे याद रहेगा आपको, पहले और आखिरी शब्द से, वेलोसिटी टाइम। तो ये वेग समय समीकरण है। तो गति का पहला जो समीकरण है इसे वेग समय समीकरण भी कहते हैं हम, वेग समय समीकरण। गति का जो दूसरा समीकरण है ऐसे डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, और लास्ट वाला शब्द क्या है टाइम। तो ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, विस्थापन समय समीकरण, विस्थापन समय समीकरण। अच्छा कई बार वो डिस्प्लेसमेंट की जगह ना पोजीशन भी लिख देता है, एक ही बात है। कई बार वो विस्थापन की जगह वो लिख देगा स्थिति, डिस्प्लेसमेंट की जगह पोजीशन। तो ये हमारे पास है विस्थापन समय समीकरण। तीसरा वाला आप मुझे बताओ कि गति का तीसरा समीकरण किस किस के बीच में संबंध बताता है। भाई अंकित सागर, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है।
गति का पहला समीकरण जो है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है, दूसरे वाला है डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, तीसरे वाला किसके बीच में संबंध बता रहा है? तीसरा समीकरण, एक बच्चे कौन है? डेविड एंडरसन। डेविड एंडरसन ने हमें बिल्कुल सही बताया कि तीसरे वाला जो है, पहला शब्द क्या है बेटा? वेलोसिटी, ये क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे पास है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, वेग विस्थापन समीकरण, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हम कहेंगे वेग विस्थापन समीकरण। ठीक है, वेग विस्थापन समीकरण, इनिशियल फाइनल शब्द नहीं यूज करना। वेग विस्थापन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ठीक है, अब इन तीनों को आप इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है, यहां जैसे मैं लिख दूं, एक है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये डायरेक्टली पूछ सकता है कि पहली इक्वेशन कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है। आप ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आज का, एक क्वेश्चन ये करना, पांचवा करो, क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसने लिखा है, निम्नलिखित में से किस उदाहरण में एक एथलीट की अधिकतम त्वरित गति होगी? तो कह कि एक एथलीट सबसे ज्यादा एक्सेलरेटेड मोशन में कब कहलाएगा? एक्सीलरेशन मतलब होता है स्पीड का घटना, बढ़ना या डायरेक्शन का चेंज होना। मान लो कि उसकी स्पीड तो सेम ही है, क्योंकि स्पीड के बारे में कुछ बता नहीं रखा, लेकिन एक केस में कह रहा है कि वो ऑक्टागनल यानी कि अष्टकोणीय ट्रैक पर घूम रहा है, यानी कि जहां इसके 8 कोण हो, 3 4 5 6 7 8। अरे ढंग से बना लेते हैं, चलो ठीक। एक में कह रहा है कि वो घूम रहा है रेक्टेंगल पे, आयत पे, एक में कह रहा है कि वो हेक्सागोनल जिसके 6 भुजाएं हों, और एक में कह रहा है कि सर्कुलर ट्रैक। अब एक चीज बताओ, मान लो हर एक ट्रैक पे एक ही स्पीड से चल रहा है, अब यहाँ पे मान लो जा रहा है 2 की स्पीड से, अब इस पॉइंट पे जाकर डायरेक्शन बदलेगी, यानी इस अष्टकोणीय वाले में केवल 8 ही बार उसकी दिशा बदलेगी, यहाँ पे केवल 4 बार ही दिशा बदलेगी, यहाँ पे 6 बार ही। लेकिन बेटा अगर कोई वस्तु सर्कुलर मोशन में हो ना, तो उसकी हर पॉइंट पर ही डायरेक्शन बदलती है, हर पॉइंट पर, ईच पॉइंट पर। देखो इस पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ को, इस पॉइंट पे जहां पे भी आपको डायरेक्शन निकालनी है वहां पे टेंजेंट इस पर से रेखा खींच लो, इस पॉइंट पे डायरेक्शन होगी इधर को, इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे इधर, इस पे इधर, इस पे इधर, हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदल रही है। अब देखो हर पॉइंट पे दिशा बदल रही, लगातार दिशा बदलती जा रही है। सबसे ज्यादा बार दिशा कहां बदली? हाँ, और दिशा का बदलना क्या होता है? एक्सीलरेशन। जहां पे सबसे ज्यादा बार दिशा बदलेगी यानी कि वहां पे सबसे ज्यादा एक्सीलरेटेड मोशन में कहलाएगा, तो इसका आंसर बनेगा डी ऑप्शन। बाकी जहां कहीं 4 बार दिशा बदली, कहीं पे 6 बार बदली, कहीं पे 8 बार ही बदली, तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा? ठीक है, हाँ, अंजलि, तरुणोम, पंकज, अनामिका, दीप्ति, बहुत बढ़िया, सबका डी आंसर है। चलो कल की क्लास में हम न्यूटन के नियम पढ़ेंगे, न्यूटन साहब को हम नमस्कार करेंगे। ठीक है, अगर ये रेलवे स्पेशल बैच होता तो फिर मैं आपको गति के समीकरण का न्यूमेरिकल भी कराता। जो रेलवे के पेपर होते हैं ना, उनमें उसमें क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जो रेलवे के पेपर होते हैं ग्रुप डी के, या असिस्टेंट लोको पायलट का पेपर हो गया, तो उसमें भी आ जाते हैं। पर मैं इसलिए क्या करूंगा, कुछ आपको हाँ बेसिक क्वेश्चन करा देंगे हम आपको, हाँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, अब मेरे याद आ गया कि जो रेलवे के पेपर भी दे रहे हैं इस क्लास में बहुत सारे बच्चे,
असिस्टेंट लोको पायलट वाले बच्चे भी है इसमें। तो कल मैं काम करूंगा, इसमें आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन जो असिस्टेंट लोको पायलट में आपको मिल जाएं या रेलवे ग्रुप डी में आपको दिख जाएं, या मान लो कि आप बिहार का पेपर दे रहे हैं, बिहार में भी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बच्चे कर लेना। जो केवल एसएससी का पेपर दे रहे हैं, जिन्हें रेलवे का एग्जाम नहीं देना है, वो चाहो तो उन्हें स्किप कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन्हें खास, क्योंकि एसएससी के पेपर में न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, तो एसएससी वाले छोड़ सकते हैं, बाकी बच्चे ट्राई कर सकते हैं। तो एनटीपीसी में वाले भी छोड़ देना, एनटीपीसी में भी न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट वाले न्यूमेरिकल कर लेना। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की भी अगर कोई तैयारी कर रहा हो, हालांकि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पेपर हो चुका है, उसकी भी तैयारी कोई कर रहा हो तो वो भी कर लेना। इसके अलावा बिहार वाले बच्चे कर लेना, बिहार में पूछ लेता है। बाकी जो केवल प्योर एसएससी के एग्जाम दे रहे हैं वो छोड़ देना। यूपी में जो एसआई वगैरह के एग्जाम दे रहे हो वो भी छोड़ देना, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जब आप पढ़ रहे हो तो ऐसा पढ़ लो कि अगर मान लो 1% क्वेश्चन आ ही जाए तो आपकी तैयारी पूरी रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना, बाकी मिलेंगे कल, बाय, थैंक यू।